हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। तो सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी जो है वो बात करता है अरेस्ट हाउ मेड, मतलब ये प्रोसीजर की बात करता है कि किस तरीके से अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट कैसे करना चाहिए, उसका जो भी प्रोसीजर है वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। अरेस्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 45 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वो आपको सीआरपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको आपकी स्टडीज़ में और क्लैरिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आपका बढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ, जो है आपका सेक्शन 46। तो सेक्शन 46 जो है उसका सब सेक्शन 1, ठीक है, क्या कहता है इसके बारे में हम बढ़ेंगे। तो सेक्शन 46 का आपके इसमें टोटल आपको ना देखिए 4 सब सेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। उन चारों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सब सेक्शन है वो क्या कहता है, ये आपको ग्रीन लाइंस जो दिख रही हैं आपको लिखी हुई इटैलिक्स में, ये आपकी सब सेक्शन 46 का नहीं, हाँ 46 का सब सेक्शन 1 है, जो कि आपका क्या बात करता है उसको मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊँगी इसमें पढ़ के भी। तो सबसे पहले ये आपका सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि इन मेकिंग एन अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने के लिए द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसा पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है shall actually touch or confine the body of the person to be arrested। ऐसा पुलिस ऑफिसर या ऐसा कोई भी पर्सन जो दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर रहा है वो एक्चुअली टच कर सकता है या फिर कन्फाइन कर सकता है। जिस पर्सन की को अरेस्ट करना है ना उसकी बॉडी को टच भी कर सकता है और उसकी बॉडी को कन्फाइन भी कर सकता है, अनलेस देयर इज़ अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन। पर कब, पर कब उसकी बॉडी को टच, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट करना है ना उसकी बॉडी को टच और उसको कन्फाइन कब किया जा सकता है, ठीक है, या बंधा कब बनाया जा सकता है उसको, अगर मान लीजिए अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन, कि जब तक वो अपने वर्ड्स या एक्शन से कस्टडी में खुद ब खुद सबमिशन नहीं कर देता, मतलब कस्टडी में आने के लिए कैसे बोलते हैं ना, अरेस्ट होने के लिए अपनी रजामंदी नहीं दे देता, ठीक है। अगर मान लीजिए वो आपका एग्री नहीं करता है, वो अरेस्ट अपने आप को बोलते हैं ना, अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने की कोशिश करता है, तो उसकी बॉडी को टच किया जा सकता है, उसको बोलते हैं बंधक बनाया जा सकता है, फाइन। बट अगर मान लीजिए वो अब आप किसी के पास गए, किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, उसको बोला भाई आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, या जो भी है उसको बताएंगे ऑफेंस क्या कमिट किया है उसने, और आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं ऑफेंस के बारे में बताने के बाद, चाहे वो वारंट के साथ है चाहे विदाउट वारंट है, और वो पर्सन अरेस्ट होने के लिए अपनी रजामंदी अपने एक्शन या वर्ड से दे देता है, तो उसकी बॉडी को टच या कन्फाइन नहीं किया जा सकता, फाइन। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है उसको देख लेते हैं, जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। Subsection 1 of Section 46 of CRPC explains the procedure of making an arrest by a police officer or any other person authorized to do so। तो सबसेक्शन 1 ऑफ 46 जो है वो क्या कहता है, वो आपका प्रोसीजर बताता है कि किसी भी जो कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को या किसी भी पर्सन को जिसको जो कि ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए उसको फॉलो करना चाहिए। ये क्या स्टेट करता है, ये बताता है कि पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु इज़ मेकिंग अरेस्ट, ये कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है, फाइन, मस्ट एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। वो आपका उसको टच करना चाहिए या जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसकी बॉडी को टच या कन्फाइन करना चाहिए, अनलेस द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जब तक कि वो पर्सन जो है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है सबमिट्स टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन, वो अपने आप को कस्टडी में देने के लिए या हम कह सकते हैं अरेस्ट होने के लिए अपने वर्ड्स या एक्शन से शो नहीं कर देता है। दिस मीन्स दैट देयर मस्ट बी सम फिजिकल कॉन्टैक्ट और रिस्ट्रेंट बिटवीन द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट एंड द पर्सन बीइंग अरेस्टेड। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, वो अरेस्ट होने के लिए एग्री हो जाता है बिना किसी रेजिस्टेंट के,
तो उसकी बॉडी को कन्फाइन या उसकी बॉडी को टच करने की ज़रूरत नहीं है। बट मान लीजिए कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो एग्री नहीं होता है और रेजिस्ट करता है अपने अरेस्ट को, ठीक है ना, रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, तो उस केस में जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है, पर्सन मेकिंग अरेस्ट, और जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, उसके बीच में कोई कुछ फिजिकल कांटेक्ट और रिस्ट्रेन होना पॉसिबल है। फाइन। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो एम्बिग्विटी और डाउट अबाउट वेदर एन अरेस्ट हैज़ बीन मेड और नॉट। तो ये जो किया जाता है ना, वो क्यों किया जाता है कि ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए, कोई दुविधा वाली बात ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए कि पर्सन जिसको जो आपका अरेस्ट जो है वो किया भी गया है कि नहीं किया गया है। अब इसी सब सेक्शन में आपका प्रोवाइडेड दैट, मतलब बोलते हैं ना, कुछ एक क्लॉज लगा दिया, कुछ एक कंडीशन लगा दी है। तो क्या कंडीशन लगाई गई है? पहले तो बता दिया ना कि टच कर सकता है उसकी बॉडी, अगर वो रजिस्ट करता है, पर्सन जो अरेस्ट होने वाला है वो अगर रजिस्ट करता है अपने अरेस्ट को, तो उसकी बॉडी को टच और कन्फाइन किया जा सकता है। इसी में एक कंडीशन क्या डाली गई है कि अगर मान लीजिए वेयर अ वुमेन इज़ टू बी अरेस्टेड, जहाँ पर एक वुमेन को अरेस्ट करना है, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू कंट्रारी, मतलब जब तक कि सर्कमस्टेंसेस जो है इसके कंट्रारी ना हो, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड। ये माना जाएगा कि अगर मान लीजिए वो ओरल, उसको ओरली आपने बताया कि भाई अरेस्ट हो रही हैं, ठीक है, आपको अरेस्ट करना है ना, तो इसको ही उसका सबमिशन माना जाएगा कि उसने अपनी कस्टडी जो है, मतलब ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने अपनी कस्टडी जो है वो मतलब अरेस्ट होने के लिए तैयार है। फाइन। Unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the body of woman for making her arrest। तो मतलब ये कहता है कि अगर circumstances बोलते हैं ना अदरवाइज नहीं है, मतलब कोई विपरीत circumstances नहीं है जहाँ पर आपका, या फिर को बोलते हैं ना जो पुलिस ऑफिसर जो है वो फीमेल नहीं है, फाइन, फीमेल ऑफिसर जो है वो आपकी सॉरी पुलिस ऑफिसर जो है वो फीमेल नहीं है किसी फीमेल को अरेस्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में कोई आपका मेल पुलिस ऑफिसर जो है वो उस फीमेल ऑफेंडर को, ठीक है ना, फीमेल ऑफेंडर को जिसको मतलब अरेस्ट करना है उसको टच या उसकी बॉडी को कन्फाइन नहीं कर सकता है। तो ये आपका ये जो आपका क्लॉज डाला गया था वो आपका 2009 के, ठीक है ना, एक्ट 5 के ज़रिए डाला गया था, ठीक है, जो भी आपका अमेंडमेंट आया था ना, अमेंडमेंट 5 जो होगा आपका 2009 में, उसके ज़रिए डाला गया था। तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज़ अ प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CRPC। तो ये प्रोविजो मतलब ये जो क्लॉज जो कंडीशन डाली गई है वो आपकी सबसेक्शन 46 में के अंडर ही सबसेक्शन नहीं सॉरी 46 के सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 के अंडर ही डाली गई है। और ये डील करता है, ये क्या डील करता है? डील्स विद द अरेस्ट ऑफ अ वुमेन, मतलब वुमेन को अरेस्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, क्या कंडीशंस फॉलो करनी है, उससे डील करता है। इट स्टेट दैट इफ़ अ वुमेन इज़ टू बी अरेस्टेड देन फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई, कि अगर मान लीजिए किसी ये जो प्रोविजन क्लॉज जो है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो उस कंडीशन में आपका उस केस में आपका क्या कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए उसके बारे में ये क्लॉज आपका बताता है, जो कि सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 में ही मेंशन किया गया है। तो ये क्या कहता है? अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट अदरवाइज इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द वुमेन हैज़ सबमिटेड टू कस्टडी व्हेन शी इज़ ओरली इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट। तो ये कहता है कि जब तक कि सर्कमस्टेंसेस विपरीत नहीं है, ठीक है, इसके अदरवाइज़ कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है, तब तक ये माना जाता है कि जब आपका वुमेन को, जिस वुमेन को अरेस्ट करना है उसको ओरली इन्फॉर्म्ड कर दिया गया है उसके अरेस्ट के बारे में, तो उसको ना इस तरीके से ओरली इन्फॉर्म्ड करने को ही उसकी कस्टडी में सबमिशन माना जाता है, मतलब माना जाता है कि उसने अरेस्ट होने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। फाइन, प्रिज्यूम कर लिया जाता है ये। दिस मीन्स दैट द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट डज नॉट नीड टू टच और कन्फाइन हर बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसको ज़रूरत नहीं है उस वुमेन की बॉडी को टच या कन्फाइन करने की, अनलेस देयर इज़ सम रीज़न टू डाउट हर विलिंगनेस टू बी अरेस्टेड, जब तक कि उस पुलिस ऑफिसर को
ठीक है ना, जब तक कि उस पुलिस ऑफिसर को ये डाउट ना हो कि मतलब उसकी जो विलिंगनेस है, अरेस्ट होने की जो विलिंगनेस है, उस पर कोई डाउट ना हो, या फिर उसके पास कोई सॉलिड रीज़न ना हो कि भाई हमने इसको ओरली इंटीमेट तो कर दिया है पर लग नहीं रहा है कि ये अरेस्ट होने के लिए राज़ी है, या फिर आपको बोलते हैं ये रजिस्ट करेगी आगे जाके, तो उस कंडीशन में आपका उसकी बॉडी को टच या कन्फाइन किया जा सकता है। देन अनलेस द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर अदरवाइज और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज़ अ फीमेल, ये कहता है कि जब किसी एक वुमेन को अरेस्ट करना, जब किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, ठीक है ना, उस केस में या तो पुलिस ऑफिसर आपकी फ़ीमेल होनी चाहिए, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर आपकी फ़ीमेल होनी चाहिए है। पर अगर पुलिस ऑफिसर फीमेल नहीं है तो द पुलिस ऑफिसर शुड नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। तो अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर फीमेल नहीं है किसी वुमेन को अरेस्ट करते हुए, तो जो मेल पुलिस ऑफिसर है उसको जो फीमेल ऑफेंडर है ना, उसकी बॉडी को टच नहीं करना है, ना ही उसे कन्फाइन करना है। पर इसमें क्या लिखा है, अनलेस द सर्कमटेंसेस रिक्वायर अदरवाइज। पर मान लीजिए कोई ऐसे सर्कमटेंसेस हैं जिसमें भाई बहुत ज़रूरी है, कह सकते हैं कि मान लीजिए जो वुमेन है जिसको अरेस्ट करना है बहुत ख़तरनाक है, या उसका ऑफेंस बहुत जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है, या जो भी सस्पेक्टेड है वो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए वो बहुत सीवियर नेचर का है, ठीक है ना, बहुत ख़तरनाक है या बहुत सीवियर नेचर का है, तो उस केस में उसको गिरफ्तार करना, भाई उसकी बॉडी को कन्फाइन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि जो ऑफिसर अरेस्ट करने वाला है वो मेल है फीमेल है ना, मेल या फीमेल है, तो उस कंडीशन में उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, उसकी बॉडी को कन्फाइन करना ही पड़ेगा। दिस मीन्स दैट द पुलिस ऑफिसर शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ द वुमेन एंड अवॉइड any unnecessary physical contact with her unless it is necessary for ensuring her arrest। तो ये क्या था, ये जो आपका प्रोविजन डाला गया ना, वो इसलिए डाला गया है कि जो वुमेन है ना उसकी डिग्निटी को बनाए, उसकी रिस्पेक्ट और उसकी जो डिग्निटी है ना उसको बनाए रखा जा सके, और पुलिस ऑफिसर उसकी डिग्निटी, उसकी प्राइवेसी को किसी भी तरीके से कोई हार्म ना पहुँचाए, और उसकी बोलते हैं अननेसेसरी कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट ना करे, फाइन, जब तक कि ऐसा करना ज़रूरी ना हो अरेस्ट करने के लिए। तो ये जो प्रोविज़न है ना, ये आपका इट वाज एडेड बाय एक्ट 5 ऑफ 2009 टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन हु आर अरेस्टेड। तो ये आपका जो डाला गया था, ये जो प्रोविज़न डाला गया था, ये आपका एक्ट 5 ऑफ 2009 जो है उसके ज़रिए आपका ऐड किया गया था, ताकि जो वुमेन है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके राइट्स और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। It aims to prevent any harassment, abuse or violence against women by the police or other person who are authorized to make such arrest। तो ये इसका एक और एम क्या है, इसका एम है कि किसी भी तरीके का हरासमेंट, अब्यूज़ और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है ना, उसको प्रिवेंट किया जा सके, जो कि पुलिस के ज़रिए भी हो सकता है और जो पर्सन ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए उसके ज़रिए भी किया जा सकता है। नाउ सेकेंड जो सबसेक्शन है वो आपका क्या कहता है, if such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempt to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। तो सबसेक्शन 2 कहता है, क्या क्या कंडीशन या क्या प्रोसीजर बता रहा है अरेस्ट का, कि अगर मान लीजिए जो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है ना, वो आपका फोर्सिबली रेजिस्ट करता है, मतलब रेजिस्ट करता है अपने अरेस्ट को, ठीक है, या आपका अरेस्ट होने से किसी भी तरीके से आपका क्या करता है, बचने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, फाइन। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर या जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो एक्टिविटी कर सकता है। तो इसमें आपका इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखा गया है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CRPC डील्स विद सिचुएशन व्हेन अ पर्सन हु इज़ टू बी अरेस्टेड रेजिस्ट और ट्राइज टू एस्केप द अरेस्ट। तो ये जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 46 है CRPC का, ये किस सिचुएशन से डील करता है, ये उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जहाँ जिस पर्सन को अरेस्ट करना है ना, वो पर्सन रेजिस्ट करता है, मतलब अपना अरेस्ट को रेजिस्ट करता है, बचने की कोशिश करता है, या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, एस्केप होने की कोशिश करेगा। तो उस केस में क्या रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं, क्या प्रोविज़न फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में ये सब सेक्शन बात करता है। इट गिव्स द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु इज़ मेकिंग द अरेस्ट द राइट टू यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट
एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। तो ये क्या कहता है, ये जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ CRPC, ये आपका पुलिस ऑफिसर को या फिर जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसको ये अथॉरिटी देता है, या कह सकते हैं ये राइट देता है कि वो जो ऑफेंडर है ना उसको अरेस्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी मीन्स हैं उनको यूज़ कर सके। मतलब चाहे उन्हें कैसे भी उस पर्सन को अरेस्ट करना है वो सारे तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए। बट कब तक, पर ऐसा करते हुए ये ध्यान रखने वाली बात है कि उस पर्सन की डेथ नहीं होनी चाहिए, उस पर्सन की डेथ नहीं होनी चाहिए अनलेस ही इज़ एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी मीन्स हैं उनको वो पुलिस ऑफिसर या जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उनको यूज़ कर सकता है। बट इसका ध्यान रखना है कि उस पर्सन की डेथ नहीं होनी चाहिए। और ये बात का भी इसमें एक और क्या लिखा हुआ है, अनलेस ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ, मतलब उस पर्सन की डेथ नहीं होनी चाहिए अगर उसका जो क्राइम है वो सीवियर नेचर का नहीं है, या कह सकते हैं हम सीरियस नेचर का नहीं है। पर मान लीजिए उसका क्राइम जो है, उसका जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट ही डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसका मतलब उसका क्राइम जो है वो सीवियर नेचर का है। और क्राइम जो सीवियर नेचर का है तो उस केस में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा, मतलब उसको अरेस्ट करते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए कंडीशन कुछ और होंगी। फाइन, दिस सबसेक्शन इज मेंट टू इंश्योर दैट अ पर्सन हु इज़ वांटेड बाय लॉ डज नॉट इवेड जस्टिस बाय यूजिंग फोर्स और कनिंग। तो ये कहता है कि ये जो सबसेक्शन है ना, ये इसका उद्देश्य क्या है कि जिस पर्सन को लॉ, मतलब जिस पर्सन को लॉ कहता है कि भाई उसको अरेस्ट होना चाहिए, कैसे तो उसको कस्टडी में रहना है, उसको कोई जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि वो पर्सन जो है कहीं भागे ना, फाइन, वो आपका कस्टडी में रहे। तो उस केस में अगर वो आपका फोर्स का यूज़ करता है या भागने की कोशिश करता है, ठीक है, या कोई चालाकी करता है, तो ऐसे ये जो सबसेक्शन है ये इस चीज़ को प्रिवेंट करने का तरीका बताता है। फाइन, however this subsection also impose a duty on police officer or any person who to use only reasonable and proportionate force। तो बेसिकली ये जो सबसेक्शन है ना, ये जो सबसेक्शन है ये एक तरीके से जो पुलिस ऑफिसर हैं और जो भी पर्सन आपका अरेस्ट कर रहा है उस पर ना एक ड्यूटी भी इम्पोज करता है कि जो भी फोर्स या जो भी मीन्स आपके वो उस पर्सन को, ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट फोर्स होने चाहिए। फाइन, उनको अपनी बोलते हैं, उनको अपनी जो भी उसे ये पावर मिला है, जो राइट मिला है उन्हें अरेस्ट करने का, उसको अब्यूज़ नहीं करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है और किसी भी तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं करना है। फाइन, मतलब वो रीज़नेबल फोर्स का इस्तेमाल करके जो भी ज़रूरी फोर्स है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आपको बता दिया है कि अगर पर्सन का नेचर मान लीजिए पर्सन का जो क्राइम है वो आपका सीरियस नेचर का नहीं है तो उस केस में उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। बट अगर सीरियस नेचर का है, उसकी जिस ऑफेंस के लिए वो आपका एक्यूज है वो आपका, उसकी पनिशमेंट ही आपकी डेथ पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस केस में आपका अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए फिर अलग तरीके से आपका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शंस गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो ये कहता है कि इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पुलिस ऑफिसर को या फिर जो भी दूसरा पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसको ये राइट दे दे कि वो अरेस्ट करते हुए एक्यूज पर्सन की डेथ कॉज करे, लेकिन एक्यूज पर्सन की डेथ कॉज करे। मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर है या जो भी पर्सन जिसको राइट मिला है किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, वो किसी भी कंडीशन में आपका एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इतनी फोर्स का या ऐसे मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। अनलेस मतलब कब तक, कि जब तक कि वो एक्यूज जो है ना, जो एक्यूज पर्सन है ना, उसको ऑफेंस जो है वो सीरियस नेचर का नहीं है जिसकी पनिशमेंट आपकी डेथ पनिशमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पर अगर मान लीजिए उसकी पनिशमेंट
जो एक्यूज पर्सन है उसका जो ऑफेंस है वो सीरियस नेचर का है, उसकी पनिशमेंट ही डेथ पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस केस में उसकी डेथ कॉज भी हो सकती है, मतलब इतनी फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस मीन्स दैट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द अरेस्ट कैन नॉट यूज़, ये क्या कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहे हैं कैन नॉट यूज़ एक्सेसिव फोर्स और लीथल वेपन्स, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स का और जो लीथल बोलते हैं ना, लाइफ थ्रेटनिंग जो वेपन्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते पर्सन को अरेस्ट करने के लिए हु इज़ नॉट चार्ज विद कैपिटल ऑफेंस, मतलब ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जिसका जो ऑफेंस है ना वो आपका डेथ पनिशमेंट, मतलब ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कि जिसका जो ऑफेंस जो है वो आपका पनिशेबल नहीं है डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। द सबसेक्शन एम्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड। तो ये बेसिकली सबसेक्शन जो है ना, इसका एम क्या है? जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, और प्रिवेंट करना किस चीज़ को? किसी भी तरीके से पावर का जो एब्यूज़, अरेस्टिंग अथॉरिटी जो है ना वो अपनी पावर का एब्यूज़ ना कर सके, एब्यूज़ ऑफ पावर ना करे, अरेस्टिंग अथॉरिटी अपनी पावर का एब्यूज़ ना कर सके, उसका मतलब मिसयूज़ बोल सकते हैं, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके, ये भी ये सबसेक्शन आपका सबसेक्शन को इंसर्ट करने का एम है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 क्या बात करता है? ये बात करता है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि लिखा है बाय एक्ट 25 और 2005। तो 2005 का एक्ट 5 के ज़रिए आपका इंसर्ट किया गया है ये जो सबसेक्शन 4 है। तो ये क्या कहता है आपका? सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस के अलावा, फाइन, नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनशाइन। एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस को छोड़कर किसी भी सर्कमटेंसेस में कोई भी वुमेन जो है उसको सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, मतलब सुबह होने से पहले और सूरज छुपने के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस एग्जिस्ट। अब मान लीजिए कि ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस होते हैं कि वुमेन को अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, तो उस कंडीशन में जो वुमेन आपका बोलते हैं ना, जो वुमेन पुलिस ऑफिसर शेल by making a written report obtain the prior permission of the judicial magistrate of first class within whose local jurisdiction of offence is committed of the arrest is to be made। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये कहता है कि कोई किसी भी एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस को छोड़कर किसी भी वुमेन को सुबह होने से पहले और शाम ढलने के बाद में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पर मान लीजिए एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में जो पुलिस वो ऑफिसर है जो कि अरेस्ट कर रही है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो आपकी पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने वाली है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, उसके पास में जो है वो जो भी अरेस्ट कर रही है ना पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर जो भी अरेस्ट करेंगे उसकी एक रिटर्न रिपोर्ट भी होनी चाहिए और उसके पास में ना प्रायर परमिशन होनी चाहिए जुडिशियल मेंबर ऑफ फर्स्ट क्लास का। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे ना फर्स्ट क्लास के, उनकी प्रायर परमिशन होनी चाहिए अरेस्ट करने के लिए, फाइन। और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए भाई जिसके लोकल जुरिसडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट किया गया है। तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो ये सबसेक्शन जो है, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 46 जो है ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज अ प्रोविजन दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन। इसका एम क्या है? वुमेन्स की डिग्निटी और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। हु आर टू बी अरेस्टेड बाय पुलिस, मतलब जिनको पुलिस के ज़रिए अरेस्ट किया जाना है उन वुमेन्स की डिग्निटी और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना जो है वो आपका इस प्रोविज़न का एम है। तो ये प्रोविज़न क्या कहता है आपका? इट स्टेट्स दैट नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनशाइन। किसी भी वुमेन को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले आपका अरेस्ट नहीं किया जा सकता अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस में, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस को छोड़कर। इफ़ पर मान लीजिए एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो पुलिस ऑफिसर
हु वांट टू अरेस्ट द वुमेन, ठीक है, जो कि वुमेन को अरेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी फ़ीमेल होनी चाहिए। मतलब उस वुमेन ऑफेंडर को अरेस्ट करने वाली कोई पुलिस ऑफिसर भी फीमेल होनी चाहिए। और उसके पास में जुडिशियल मेंबर ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसका पहले से मतलब उसका रिटन ऑर्डर, उसका बोलते नहीं है, परमिशन होनी चाहिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए इन राइटिंग। फाइन, प्रायर परमिशन होनी चाहिए अरेस्ट करने के लिए इन राइटिंग, मतलब रिटन फॉर्म में होनी चाहिए वो परमिशन। द पुलिस ऑफिसर मस्ट ऑल्सो सबमिट अ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर अरेस्ट। और ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में जबकि अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में जब अरेस्ट करना पड़ रहा है किसी वुमेन को, है ना, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है ना वो रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए कि उनको ऐसे इस कंडीशन में क्यों अरेस्ट करना पड़ा। फाइन, जो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है ना उनको जस्टिफाई करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोविज़न है ना, दिस प्रोविज़न वाज इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005। अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है ना उसके ज़रिए आपका इसको इंसर्ट किया गया था, टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय द पुलिस एंड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वुमेन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड अनलॉफुल अरेस्ट। तो बेसिकली इसका जो एम है, इस प्रोविज़न को इंसर्ट करने का जो एम है वो क्या है, वो है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी पावर का एब्यूज़ ना कर सकें, ठीक है ना, एब्यूज़ ना कर सकें, ताकि जो वुमेन्स है ना, वुमेन जो हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके, उनका जो राइट्स है ना उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। पर किससे सेफगार्ड करना है, जो अनलॉफुल और आर्बिट्रेटरी अरेस्ट होता है ना उससे सेफगार्ड। फाइन, साथ ही साथ में इसका एम होता है किसी भी तरीके के हरासमेंट, ह्यूमिलिएशन और वायलेंस को, वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी वायलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कि फेस किए जाते हैं उनके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक जो था सेक्शन 46 कंप्लीट हो गया, जो कि आपका अरेस्ट हाउ मेड, मतलब किस तरीके से अरेस्ट किया जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग बताता है। तो अगर आपको ये चैनल से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फाइन, क्योंकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।